हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में जो है चर्चा करेंगे। आइए भारत का संविधान देखें। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। सबसे पहले जो है अमेरिका में लिखित संविधान बनाया गया, बाद में अन्य देशों ने संविधान बनाया। भारत का भी संविधान एक लिखित संविधान है। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली विशेषता क्या है? विस्तृत एवं व्यापक संविधान। विस्तृत एवं व्यापक संविधान। भारत का संविधान जो है प्रारंभ में 22 भाग थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और 8 अनुसूचियां। थी। वर्तमान में कई संशोधन होते रहे। इसकी संख्या जो है बढ़ती चली गई। इस समय जो है 25 भाग, वर्तमान समय में 25 भाग और 450 अनुच्छेद से अधिक लगभग हो चुके हैं। और 12 अनुसूचियां ये वर्तमान स्थिति है। भारत का संविधान जो है इस समय जो है उसमें 12 अनुसूचियां संशोधन करते करते संख्या बढ़ गई। तो भारत का संविधान विश्व के संविधान में सबसे अधिक विस्तृत एवं व्यापक संविधान है। दूसरा है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। मौलिक अधिकारों का उल्लेख। मौलिक अधिकारों का उल्लेख। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है किया गया है। प्रारंभ में 7 प्रकार के थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब यह जो है वर्तमान समय में सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार।
कानूनी अधिकार। इस समय जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में किया गया है। अनुच्छेद 300 का में किया गया है। अब तीसरी विशेषता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से किया गया है। आयरलैंड के संविधान से किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार में हल्का सा अंतर है। नीति निर्देशक तत्व का अगर सरकार जो है पालन नहीं करती है तो आप कोर्ट में वाद दायर यानी कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। जबकि मूल अधिकारों का यदि सरकार हनन करती है तो व्यक्ति उसके खिलाफ उच्चतम या सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दाखिल कर सकता है। यही जो है हल्का सा अंतर है। इसी में जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 45 में पहले जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु यह जो है अब जो है इसे नीति निर्देशक तत्व से हटा दिया गया है। अब इसे मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब इसे मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लेख पूरा देखा जाए तो 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का भी उल्लेख किया गया है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग होंगे। इन सब बातों का उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था।
संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जब संविधान द्वारा सूचियों का विभाजन कर दिया जाए। एक लिखित संविधान होना चाहिए संघात्मक शासन में, और संविधान द्वारा जो है सूचियों का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे भारत का संविधान एक संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय सूची पहला है, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती अब इसका थोड़ा सा जान लीजिए। केंद्रीय सूची में जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और केंद्र सरकार में कौन कानून बनाता है? हमारी संसद। कानून निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम जो है संसद है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में जो है इसे संसद कहा जाता है, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, और जो है रूस में ड्यूमा आदि कई अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो केंद्रीय सूची में स्थित विषय पर केवल जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, विदेश नीति, ये सब जो है मुद्रा, इन सब का उल्लेख जो है केंद्रीय सूची में किया गया है। राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में जो भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था इसी के अंतर्गत आता, मनोरंजन, नगर पालिका, इन सब का जो है उल्लेख जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में जो भी विषय डाले गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन संविधान में लिखा गया है यदि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून जो है सर्वमान्य होता है। केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून जो है सर्वमान्य होता है। जैसे इसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण, एजुकेशन मतलब शिक्षा जो है इसी के अंतर्गत जो है रखा गया है। और ये चीज और बताना चाहते हैं, इसके अलावा जो है जब संविधान बन रहा था तो संविधान के बनाने वाले जो है देवदूत जो है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट जिसका कहीं पर उल्लेख न किया गया हो उस पर अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया गया। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे आधुनिक समय में प्रेजेंट टाइम में साइबर क्राइम, ये घटनाएं आए दिन जो है अखबारों में निकलती रहती हैं। साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जो है उसको अन्य विषय के अंतर्गत अवशिष्ट विषय में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसका उल्लेख जो है
ये एक प्रकार से केंद्र सरकार की सूची में दिया गया है। अब हम पांचवी विशेषता की बात करते हैं। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वैसे भी याद करिए, जम गई मनी, ठीक है, याद करने का तरीका है जम गई मनी यानी जर्मनी। तो आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसको हम इमरजेंसी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब जो है सरकार चलाना असंभव हो जाता है तो समस्त शासन की बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम आपातकालीन उपबंध कहते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। 356 में इसमें होता क्या है, जब राज्य का प्रशासन जो है संविधान के मुताबिक चलाने की स्थिति में ना हो तो वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। और जो है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन व्यवस्था की बागडोर जो है संभालता है। और इस धारा का जो है बहुत ज्यादा जो है दुरुपयोग किया गया। उपयोग तो किया ही गया है लेकिन ज्यादातर इसका दुरुपयोग किया गया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो वहां पर इस धारा का प्रयोग करके सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था आंतरिक आपातकाल। जब देश के किसी भाग में अंदर विद्रोह हो जाए या आक्रमण हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के परामर्श से धारा 352 का इस्तेमाल किया जाता है। 352 इसका उल्लेख संविधान के 352 में किया गया है। इसमें शासन की संपूर्ण बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। शासन की संपूर्ण बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। इस व्यवस्था को जो है आपातकाल जो है आंतरिक आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। इसका 3 बार जो है प्रयोग किया जा चुका है। 3 बार जो है प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार जो है 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में चीन आक्रमण के समय चीन
आक्रमण के समय दूसरी बार जो है 1972 में 71-72 में जो है भारत पाक युद्ध के समय भारत एवं पाक युद्ध के समय और तीसरी बार जो है 1975 में 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक आपातकाल दिखाया था कि मतलब देश में स्थिति जो है ठीक नहीं है, इसलिए इस धारा का प्रयोग किया गया था और उसमें जो है आपातकाल लागू हो गया। विपक्ष के जितने भी नेता थे सबको जो है जेल में डाल दिया गया और न्यूज पेपर पर प्रतिबंध लगा दिया। देश में क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं छठी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब क्या हुआ, भारत की वास्तविक शक्ति जो है जनता के हाथ में निहित है। जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोच्च है। जनता जिसे चाहे राजा बना दे, जिसे चाहे भिखारी बना दे, तो जनता के हाथ में असली ताकत होती है, असली पावर जो है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का संविधान जो बनाया गया, तो यहाँ जो है किसी देश के अधीन इसे नहीं रखा गया, बल्कि स्वयं जो है यह सर्वोच्च माना गया। 15 अगस्त 1947 के पहले जो है भारत जो है ब्रिटेन के हाथों गिरवी रखा गया था। यानी वो एक प्रकार से राज्य नहीं था, क्योंकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व जो होते हैं, 3 तत्व थे लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इसी वजह से जब देश आजाद हुआ तो ये किसी देश के अधीन नहीं बना भारत, बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक का मतलब होता है यहाँ शासन व्यवस्था चुनी गई सरकार के माध्यम से चलाई जाएगी। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है और हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसी दिन जो है हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। इसी दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो गणतंत्र का अर्थ होता है यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। इसीलिए प्रत्येक जो है 5 साल के बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक 5 साल के बाद राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कराया जाता है और यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष ढंग से नहीं होता है इसका निर्वाचन, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? जब शासन जो है पूरे देश का शासन जो है एक ही स्थान से संचालित किया जाता है तो उस शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक का भी उल्लेख जो है भारत के संविधान में किया गया, लेकिन आपातकाल के दौरान। आपातकाल में शासन की संपूर्ण बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। ठीक है। और मूल अधिकार जो है जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं वो स्थगित हो जाते हैं। ठीक है। केवल 2 अधिकारों को छोड़कर और बाकी सब अधिकार जो है स्थगित हो जाते हैं। तो आपातकाल के दौरान जो है भारत का संविधान जो है एकात्मक हो जाता है, यानी शासन की संपूर्ण बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। शासन की संपूर्ण बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। अब जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। 8वीं विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका यह जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका का पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत का संविधान जब बना तो यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो है न्यायाधीश जो है किसी दबाव में काम नहीं करते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है। संसद के अलग अलग सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है, तभी जो है न्यायाधीशों को जो है हटाया जा सकता है। तो यानी न्यायाधीश यहाँ के जो है स्वतंत्र हैं और उनका वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से, संचित निधि से जो है वेतन जो है दिया जाता है।
ठीक है। तो भारत के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ जितने भी नागरिक हैं, चाहे जिस राज्य में निवास करते हो, समस्त नागरिक को भारत का नागरिक माना जाता है। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि जो है वह जिस राज्य में निवास करता है वहां का नागरिक और प्लस जो है अमेरिका का नागरिक, इसीलिए वहां दोहरी नागरिकता की बात की जाती है। लेकिन ब्रिटेन और भारत की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर जो है एकल नागरिकता की बात की गई है। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में एक शासन का एक नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का, जिसको हम कहते हैं औपचारिक प्रधान। और ये जो है वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र का जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं जो है कुछ नहीं करता है, बल्कि जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो परामर्श देती है उसी के अनुसार जो है उसको शासन व्यवस्था का संचालन जो है करना पड़ता है। और जो है वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही भारत का शासन जो है संचालित करता है, यानी शासन की संपूर्ण बागडोर जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इस प्रकार से भारत के संविधान की विशेषताओं की टॉपिक में हम लोग आज चर्चा किए और शेष जो है अगले वीडियो में।